संभल मामले को लेकर जिस तरह से लोकसभा विधानसभा में उत्तर प्रदेश की 2 दिन से हंगामा चल रहा है, लोकसभा में काफी हंगामा हुआ, लेकिन अब यूपी विधानसभा में यह मामला लगातार गरमाया हुआ है। कल योगी आदित्यनाथ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने संभल में 1978 में जो दंगा हुआ था उस दंगे का जिक्र किया और यह कहा कि 184 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। और उसके साथ ही जिक्र किया कांग्रेस की सरकार का कि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और हिंदुओं को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया इस दंगे में। अब सवाल यह खड़ा होता है, एक तो यह मामला है, दूसरा मामला है अगर इस दंगे का, संभल के दंगे का बहराइच के दंगे से मुवाजना किया जाए तो पूरी पुलिस ये दर्शाती है, पुलिस का जो रवैया ये दर्शाता है कि संघी चड्ढों में उत्तर प्रदेश की पुलिस अब पूरी तरह से उतर आई है। उसके साथ ही तीसरा मामला जो लगातार मंदिर के मामले को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसमें लोकल जो रेजिडेंट्स हैं, जो मंदिर की देखरेख करने वाले हैं, रस्तोगी परिवार, उनका, उनके बेटे का, उसके साथ ही जो लोग वहां पर रहा करते थे, कोई 1993 में चला गया, कोई 2000 में गया, कोई 2006 में, यह आखिरी परिवार था रस्तोगी का जिसकी बाइट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बार बार उनके जरिए यह कहा जा रहा है कि हमें कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, बस ज्यादातर लोग यहां से पलायन कर गए हिंदू मोहल्ले में तो हम भी यहां से चले गए और समय समय पर हम यहां पर आते थे, साफ सफाई करते थे, पूजा पाठ करते थे और चले जाते थे ताला लगा करके। कभी हमें पूजा करने से किसी ने नहीं रोका या हमें किसी ने नहीं डराया या धमकाया। लेकिन उसके बावजूद, ये सारी वीडियो होने के बावजूद, और ऐसा नहीं है कि ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर ही हैं, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया एबीपी न्यूज ने बाकायदा इस पूरे मामले पर सबसे बात की है। उसके बावजूद सदन में खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमने 46 साल बाद इस मंदिर को आजाद कराया। भय का माहौल था संभल में, हिंदू इस मंदिर में जा नहीं सकते थे। इस तरह की बातें उन्होंने विधानसभा में गुमराहकुन बयानात दिए। अब एक और मंदिर तलाश किया गया है, अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर उसका भी जिक्र किया जा रहा है। सराय तरीन मोहल्ले का है, बड़ा मंदिर है, इसके बारे में भी यही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि यहां पर भी डर के मारे लोगों को मंदिर छोड़ करके जाना पड़ा। और एक और मंदिर दरियाफ्त कर लिया है डीएम ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, संभल पुलिस ने। अब डीएम का और यूपी पुलिस का यह काम रह गया है कि वो अब मंदिर तलाश करे और उसके साथ ही उसमें मूर्तियों की साफ सफाई करे, पूजा पाठ करे, घंटा बजाए। यह काम अब पुलिस और प्रशासन का योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है और उनको इस तरह की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। एक से एक मंदिर तलाश किए जा रहे हैं और पूरा प्रोपेगेंडा मशीन जो है उस पर पूरी लग जाती है। अब कल कुआं खुदवाया गया, उसमें बहुत सारी मूर्तियां निकाली गई कि इसमें से मूर्तियां निकली हैं, अब उसका कार्बन डेटिंग होगी। एएसआई को लेटर भेजा गया है कि के बारे में कहा जाए, बताया जाए कि कितनी पुरानी ये मूर्तियां हैं और उसके साथ ही जो बराबर का एक मकान है उसकी रात में पैमाइश की गई और उसके मकान के मालिक को यह ऑर्डर दिया गया कि तू अपने आप उस हिस्से को तोड़ ले जिससे मंदिर थोड़ा सा दब रहा है। हालांकि उसके पास सारे पेपर हैं, उसने दिखाए हैं प्रशासन को। अगर उसके पास पेपर ना होते, अगर उसके पास सारे सबूत नहीं होते कि उसने मंदिर की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, नपाई के बाद मुझे लगता है कि रात में ही बुलडोजर चला दिया गया होता। लेकिन उसको दबाव में लेकर के आज उससे यह कहा गया कि वो अपना जो छज्जा है उसको तोड़ दे। उसने मजदूर लगा करके छज्जे को तोड़ने का, जो 4 दीवारी है ऊपर की, उसको तोड़ने का काम आज उसने शुरू किया है। तो आइए एक बार फिर चलते हैं योगी आदित्यनाथ के उस बयान की तरफ जो विधानसभा में उनके जरिए दिया गया कि संभल में 1978 में जो दंगा हुआ उसमें 184 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है, 1978 में केंद्र में किसकी सरकार थी? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? केंद्र में अटल बिहारी सरकार में शामिल थे।
2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी और उत्तर प्रदेश में भी जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी हुई थी। तो उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मौजूद थी, जो अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है। जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की शक्ल उसने इख्तियार कर ली है। सरकार किसकी थी? ना उस वक्त समाजवादी पार्टी वजूद में आई थी 1978 में, ना ही बहुजन समाज पार्टी वजूद में आई थी। कुछ सेकुलर पार्टियां, जनता दल वगैरह, जनता दल के अलावा कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी देश की, उसके अलावा लेफ्ट हुआ करता था। तो यही बड़ी पार्टियां थीं जो सत्ता में थीं। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि अटल जी खुद केंद्र में थे और उत्तर प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार थी, तो फिर इस पूरे मामले में कोई आयोग क्यों नहीं बनाया गया? इस पूरे मामले की जांच के लिए कोई बड़ा कमीशन क्यों नहीं गठित किया गया? क्यों उन हिंदुओं को इंसाफ नहीं दिया गया जिनके बारे में आज योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अब हम उनको भी इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब आइए हम चलते हैं बहराइच की तरफ। बहराइच में दंगा हुआ, 50 के करीब गिरफ्तारियां हुई, 50-60 मकानात थे जिनको जला दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। 99% जो मकान थे वो मुसलमानों के थे। एक शोरूम को अगर छोड़ दिया जाए तो वो हिंदू और मुसलमानों की पार्टनरशिप में, एक मुस्लिम और हिंदू की पार्टनरशिप में वो शोरूम चल रहा था बाइक का, गाड़ियों का। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम प्रॉपर्टी मुसलमानों की जलाई गई। अब संभल में क्या हो रहा है? 5 मुसलमान शहीद हो गए। उसके बाद गिरफ्तारियां किसकी हो रही हैं? सैकड़ों के से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऑफर निकाला गया है कि अगर आप छूटना चाहते हैं तो 10 मुसलमानों का नाम दीजिए और आप अपना नाम खत्म करा लीजिए, यानी दूसरों को फंसाइए और आप छूट जाइए। क्या ऐसी स्कीम बहराइच में निकाली गई थी? क्योंकि दंगाई किस धर्म से थे उसका अंदाजा आप उस वीडियो से ही लगा सकते हैं, जो छत पर चढ़ करके भगवा फहरा रहा था और उसको गोली मार दी गई। और किस तरह से जिन लोगों ने अपने घर को बचाने के लिए उसको गोली मारी थी, उनको किस तरह से नाटकीय अंदाज में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। ये तमाम वीडियो आपने देखी होंगी, ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। अब सवाल यही है कि जैसा संभल के लोगों के साथ शर्त रखी जा रही है, ऐसी ही शर्त क्या रखी गई थी? विधानसभा में संभल के बारे में मुख्यमंत्री तपाक से बोल गए कि पत्थरबाज, लेकिन बहराइच के बलवाइयों को बलवाई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या बहराइच के बलवाइयों के बारे में इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने दूसरे समुदाय के मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया है? सत्ता शिखर पर पहुंचकर यही इसी तरह के बयानात जो दिए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के जरिए, और जिस तरह से शोभा यात्रा को लेकर भी बयान दिया जाता है योगी आदित्यनाथ के जरिए सदन में खड़े होकर के, और यह कहते हैं कि क्या जय श्री राम का नारा लगाना या हर हर महादेव का नारा लगाना या फिर मंत्र का जाप करना मस्जिद के सामने जाकर के, क्या ये गैर कानूनी है? क्या मस्जिद के सामने जो सड़क जा रही है उस पर हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते? जाहिर सी बात है, संविधान इसकी इजाजत देता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन संविधान इसकी भी इजाजत नहीं देता कि आप किसी के घर के सामने जाकर के या मजहबी इमारत के सामने जाकर के, मस्जिद के सामने जाकर के मुसलमानों को गालियां दें। सैकड़ों वीडियो हैं किस तरह के गाने चलाए जाते हैं डीजे पर तेज आवाज के साथ, मुसलमानों को किस अलकाब से नवाजा जाता है इन गानों में, किस तरह से मुसलमानों के मारने काटने की बात इन गानों में कही जाती है। और भारत में अगर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा कि नारे लगाए जाते हैं। तो क्या ये प्रोवोक नहीं है? ये प्रोवोक की श्रेणी में नहीं आता। तो योगी जी, अगर कोई मुस्लिम मुहर्रम के जुलूस में या फिर ईद उल मिलादुन नबी के जुलूस में या किसी भी मजहबी यात्रा में अगर निकल करके या फिर अपने मजहबी प्रोग्राम में ही अगर खड़े होकर के इस तरह की कोई बात करता है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी दूसरे समुदाय के बारे में कोई गलत बयानी करता है तो वो कानून के दायरे में आता है और वो 2 धर्मों के दरमियान नफरत फैलाने का उसके ऊपर केस बनना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, इंसाफ की बात नहीं करते। मुख्यमंत्री होते हुए भी आपकी जबान गुंडों वाली जबान है। तो जाहिर सी बात है, अब एक आखिर में मैं आपको सुनाना चाहूंगा संभल के डीएम का बयान कि किस तरह से वो मंदिरों की खोज पर अब निकल आए हैं, किस तरह से
अब इस काम पर पूरा प्रशासन लग गया है। और किस तरह से मुस्लिम बस्तियों में ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कई टीमें चल रही हैं। जब हम छापेमारी कर रहे हैं मुस्लिम बस्तियों में, बिजली चोरी की टीम अलग से चल रही है, जीएसटी चोरी की टीम अलग से चल रही है, सिलेंडर चोरी, सिलेंडर जो कमर्शियल यूज़ हो रहा है घरेलू सिलेंडरों का, उसकी जांच के लिए एक अलग टीम चल रही है, पुलिस की टीम साथ साथ चल रही है। तो ये 4-5 तरह की टीमें चल रही हैं। जहां तक ताल्लुक है जीएसटी का, तो जिन महलों में जीएसटी की टीम जा रही है, मुस्लिम महलों में दीपा सराय, टिमरदास सराय या फिर नवाब इकबाल के जो मोहल्ले हैं, जो उनके क्षेत्र है, सर चौधरी सराय वगैरह या सराय तरीन, क्या सिर्फ इन्हीं महलों में व्यापार हो रहे हैं? बल्कि मैन बाजार तो अलग है संभल का, जो ठेर कहलाता है, मोहल्ला ठेर, जो हिंदू बहुल इलाका है, क्या वहां पर किसी जीएसटी के अधिकारी को आप ले जा करके आपने हिम्मत जुटाई कि वहां पर जाकर के आप चेकिंग करें? और जीएसटी की जहां तक ताल्लुक है, उसका नियम यही है कि 20 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है साल में, तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है। तो अगर कोई छोटे छोटे कारोबारी जो परचून की दुकानें हैं, छोटे छोटे जो स्टोर्स हैं, कुछ कबाड़ियों की दुकानें हैं, या फिर छोटी छोटी मिठाइयों की दुकानें हैं, तो क्या उनके लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है? ऐसा कोई रूल है? 20 लाख तक अगर टर्नओवर है, 20 लाख तक लेन देन होता है, अकाउंट में भी अगर आपके होता है करंट अकाउंट में जो कंपनी का अकाउंट है, तो फिर उसके लिए किसी जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन मुसलमानों के ऊपर मजालिम करने के एक नए नए तरीके, मुसलमानों से वसूली के नए नए तरीके अब योगी सरकार, इन चड्डाधारी संघी मानसिकता के जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, ये पूरी तरह से आतंक मचाने में मुस्लिम महलों में लगे हुए हैं। जो संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते हैं उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। अभी जो पंडित जी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है और मंदिर है, किंतु वास्तव में तो अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे, कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। डीएम साहब नोटिस दे रहे हैं किसी को? बिल्कुल, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करेंगे। पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ लें, यदि वो नहीं तोड़ेंगे तो फिर थ्रू नोटिस हम। कोई एफआईआर दर्ज की गई है अब तक? सर बिजली कार्रवाइयां हुई हैं, कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं बिजली मामले में? अभी तो इनिशियली कल, क्योंकि कार्रवाइयां बहुत ज्यादा थी, 400-500 कार्रवाई थी, तो कल हमने 49 के आसपास एफआईआर ही दर्ज करवाई है। क्योंकि बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है और इसे एकदम से कल असेसमेंट नहीं हो पाया, तो आज कुछ एफआईआर होगी, लगातार एफआईआर दर्ज होगी। पिछले 3 सर कुछ गैस सिलेंडर मिले हैं आज चेकिंग के दौरान, 25 सिलेंडर एक दीपा सराय से। हमने एक और टीम भी लगाई है साथ में, जिसमें हमारी जीएसटी की टीम है, फायर की टीम है और साथ में हमारे पुलिस पर्सनल भी हैं और सब लोग साथ रहते हैं। तो जो अवैध रूप से व्यापार भी चल रहा है, गलियों में मेहता फैक्ट्री इत्यादि भी चल रही है, उसके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर सड़कों पे इंक्रोचमेंट है, जैसे लेकर आज बुलडोजर चला है, कितने स्थानों इलाके में बुलडोजर चला है, क्या कार्रवाई की गई है और क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी चलेगी? क्योंकि लोगों की शिकायत है कि लगातार ट्रैफिक जाम, सड़कों पर इंक्रोचमेंट किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के स्थानीय लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो हमने यहाँ पे लगातार जो अभियान है उसे जारी रखने का निर्णय लिया है और कुल 6 टीमें बनाई जाएंगी। 6 टीमों के साथ 6 हमारे जो बुलडोजर है वो रहेंगे। जो अस्थायी अतिक्रमण है उसके लिए पर्याप्त जो हमें मुनादी करानी थी और बैठकें करनी थी, सूचना देनी थी, वो हमने कर